ओके जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं द डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक। 3 डिसऑर्डर्स हैं इसकी, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक कैंसर। सबसे पहले है गैस्ट्राइटिस। आइटिस, मैंने आपको बताया था कि जब भी आइटिस का लफ्ज आएगा इट्स मीन इन्फ्लेमेशन। गैस्ट्राइटिस मीन द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग फ्रॉम इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक मिकोजा, normally protected from gastric acid and enzyme by mucosal barrier। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि गैस्ट्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक। लेकिन अब ये एक्चुअली होता क्या, नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक की, वो प्रोटेक्ट होती है फ्रॉम म्यूकोजल बैरियर। डिफरेंट चीजें होती हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट रखती हैं। सबसे पहले तो एक तो म्यूकोजल बैरियर्स होते हैं इटसेल्फ। उसके अलावा स्टमक में कुछ सेल्स होते हैं जिसमें वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करते हैं। तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं कि इसकी रीजनरेट करते हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन को, यानी कि अगर म्यूकोजल मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन उसको दोबारा रीजनरेट कर देते हैं। इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि वो मेम्ब्रेन को डैमेज ना कर सकें। और इसके अलावा ब्लड परफ्यूजन जो हमारे जीआईटी में बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिससे क्या होता है कि जो वेस्ट है या एसिड है वो रिमूव हो जाते हैं और बाइकार्ब भी जो ब्लड के थ्रू वहाँ स्टमक में जाते हैं जो कि उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो नॉर्मली ये डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन, म्यूकोजल बैरियर इटसेल्फ और बाइकार्बोनेट। ये सारे जो चीज़ें हैं मिलके हमारे जो स्टमक का म्यूकोजा है उसको प्रोटेक्ट रखती हैं। लेकिन जब इन चीज़ों में ड्यू टू सम रीज़न, आप अपना माइक म्यूट कर लें, लेकिन अगर इन चीज़ों में अगर डिस्टरबेंस आ जाती है ड्यू टू सम रीज़न, तो उसकी वजह से क्या होता है कि म्यूकोजल बैरियर डैमेज होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्टमक की। तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ये आपने इसकी डेफिनेशन करनी है यहाँ से। अच्छा, अब गैस्ट्राइटिस को मेनली दो इसकी टाइप्स हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ये क्वेश्चन भी पास पेपर में 1 से 2 दफा आया है, तो ये टाइप्स आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है दोनों। डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस आ सकता है, या आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेन एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। तो सबसे पहले है एक्यूट। एक्यूट जब भी कोई डिजीज होगी तो इट्स मीन के मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए या ये रैपिडली जो डिसऑर्डर्स होती है इमीडिएटली होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, उसको हम कहते हैं एक्यूट। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि इसमें एक्यूट गैस्ट्रिस मिकोजा रैपिडली रीजनरेट एंड इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर। यानी कि इसमें इन्फ्लेमेशन होती है लेकिन गैस्ट्रिक मिकोजा रैपिडली रीजनरेट करते हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर होती है। अच्छा, मेन चीज ना आप लोगों ने यहाँ से समझना है इसके कोजेस, इन्फ्लेमेशन होती क्यों है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एनसेड, कोर्टिकोस्टेरॉइड, अल्कोहल या एस्प्रिन ये सारी चीजें लेते हैं, एनसेड एक्चुअली क्या करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस जो है उसको इनहिबिट करते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होती तो प्रोस्टाग्लैंडिन का एक काम ये भी है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक की उसको दोबारा रीजनरेट करते हैं। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। तो वो दोबारा उसको रीजनरेट करते हैं। तो जब म्यूकस मेम्ब्रेन रीजनरेट नहीं होगी, वो डैमेज होगी, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। तो अगर हम एनसेड लेते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड और अल्कोहल, तो ये एक इफेक्ट करते हैं। सेकंड इसका कोज है कोरेसिव सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो स्टमक को डैमेज करती है, जैसे कोई एसिड, अल्कोहल टाइप चीजें। और इसके अलावा रेडिएशन और सर्टेन कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। अच्छा, यहाँ तक आप लोग को ना मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं। सबसे पहले गैस्ट्राइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको हम कहेंगे गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस की 2 टाइप्स हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस है वो इसलिए होता है कि वो रैपिडली होता है और सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर्स होती है। और इसके कोजेज में ये है कि जब हम एस्प्रिन, एनसेड और कोर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, एक ये इसको कोज करता है क्योंकि इनका काम ये है कि एनसेड जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन की रीजनरेशन के लिए जरूरी है। सेकंड कोज में क्रोजिव सब्सटेंस होती हैं जो डेंजरस सब्सटेंस हैं जो पेनिट्रेट करती हैं स्टमक को डैमेज करती हैं, जैसे
एसिड हो गया। उसके बाद रेडिएशन एंड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। इरोजिव गैस्ट्राइटिस भी इसी में आता है। ये सिर्फ आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। एक्यूट जो है उसको, इसकी दो टाइप्स होती हैं एक्यूट की फर्दर, इरोजिव एंड नॉन इरोजिव। इरोजिव आपने वो करना है तो जो डीप होता है, यानी कि जो इसकी डीप, जो स्टमक की डीप लेयर तक पेनिट्रेट कर जाता है, उसको हम कहते हैं इरोजिव। Form of acute, which is stress-induced complication of life-threatening condition. Gastric mucosa become ischemic and tissue is then injured by ulcer of stomach. इसमें ये क्या होता है कि ये स्ट्रेस इंड्यूस होती है इरोजिव। स्ट्रेस इंड्यूस वो चीज होती है यानी कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जैसे कोई बर्निंग हो गया तो उसमें क्या होता है कि आपके प्लाज्मा लेवल कम होता है और जो आपका स्टमक है उसमें जो ब्लड की परफ्यूजन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा इस्कीमिक हो जाते हैं और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है। तो ये इरोजिव गैस्ट्राइटिस यानी कि एक डीप इन्फ्लेमेशन होती है, स्ट्रेस इंड्यूस होती है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक मिकोजा इस्कीमिक हो जाते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी इन ब्लड सप्लाई, और वो गैस्ट्रिक मिकोजा इंजर हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यस सर। अभी कौन बताएगा, कौन इसको एक्सप्लेन करेगा दोबारा ताकि सबको समझ आ जाए? यस सर, मैं बताऊं? जी, आपका नाम? तूबा। ठीक है, आप बताएं। गैस्ट्राइटिस के बारे में आपने बताया था। जब हमने पढ़ा होगा कि टीआईएस मींस इन्फ्लेमेशन, तो जब हमारे स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो और उसकी म्यूकोजल लाइनिंग जो होगी वो डैमेज हो जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे कि ये गैस्ट्राइटिस। और आपने बताया था कि जो हमारी म्यूकोजल लाइनिंग होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जो होती है वो रीजनरेट हो रही होती है। अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो एक्यूट और क्रॉनिक दो होती हैं। एक्यूट का मतलब जो रैपिडली होगी और फिर शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी। इसमें जो हमारे पास होता है वो एचसीएल और पेप्सिन जो होता है वो अटैक करेगा। म्यूकोजल लाइनिंग जब डैमेज हो जाएगी तो इनर टिश्यूज के ऊपर जो होगा वो अटैक कर लेगा। उसके बाद आपने दूसरी बताई थी हमारे पास कोरोसिव इसकी टाइप आ जाती है। तो जब जो होता है वो किसकी वजह से होगा, वो एनएस एड्स कॉर्टिकॉइड्स अल्कोहल या कैफीन जब हम यूज करते हैं, तो वो जो डीप आपने बताया था कि जब डीप टिश्यूज के म्यूकोजल लाइनिंग के डैमेज हो जाएंगे तो तब जो होगा वो कोरोसिव होगा। और ये रेडिएशन या अल्कली एसिड्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? यस सर। ओके, सबको क्लियर है? ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट, यहाँ तक थे इसके कोजेस एक्यूट गैस्ट्राइटिस के। नेक्स्ट है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकली जो है इसमें इसको ना माइल्ड हो सकता है या स्वेयर या इरोजिव। माइल्ड अगर होगा यानी कि इसमें एनोरेक्सिया, माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन, डिस्कम्फर्ट और बेल्चिंग। अच्छा, कल हमने जब एसोफेगस और ओरल को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ एसोफेगस में जो नॉर्मली सिम्टम हम डिस्कस कर रहे थे वो थे हार्ट बर्निंग, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, इस तरह की जो नॉर्मल उसके थे सिम्टम। अगर जब हम स्टमक की तरफ आते हैं तो इसमें जो नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं, इसमें एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे नॉर्मली स्टमक में सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि स्टमक का काम मेनली होता है डाइजेशन। इसने डाइजेस्ट करनी है, तो प्रॉपर डाइजेशन ही होगी, एनोरेक्सिया होगा, वो नोजिया, वॉमिटिंग और एपिगैस्ट्रिक पेन नॉर्मली भी जो है ना इसमें सब में होती है, जीआईटी में। ठीक है, तो सबसे पहले एनोरेक्सिया होगा। एनोरेक्सिया मीन के आपको जो भूख है वो कम लग रही है। उसके बाद माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन, डिस्कम्फर्ट और बेल्चिंग, ये माइल्ड होगी। अगर ये स्वेर ज्यादा स्वेर होगा तो फिर आपको एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, हेमेप्सिस एंड मिलेना। हेमेप्सिस मीन के ब्लड इन वॉमिटिंग और मिलेना मीन ब्लड इन स्टूल। ठीक है, तो मोर स्वेयर में ये होगा। अगर ये इरोजिव होगा यानी कि डीप चला जाएगा तो इसमें नॉट एसोसिएटेड विद पेन, क्योंकि इसमें टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो पेन नहीं फील होती। ब्लीडिंग अकर्स 2 और मोर डेज पोस्ट स्ट्रेस इवेंट। अगर ये 2 से ज्यादा दिन तक रहता है तो फिर ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ये ज्यादा डीप है तो टिश्यू को डैमेज कर देता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इफ परफोरेशन अकर, साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस। परफोरेशन मीन कि अगर वो मतलब जो परफोरेट कर गया जो गैस्ट्रिक स्टमक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगी, यानी कि पूरी आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी पेरिटोनियम कैविटी की। यहाँ तक थे इसके साइन एंड सिम्टम, माइल्ड, मॉडरेट एंड इरोसिव। माइल्ड में सिर्फ आपको एनोरेक्सिया, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी
अगर ज्यादा सवेर होगा तो एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होगी, वोमिटिंग स्टार्ट होगी, नोजिया और हेमेप्सिस एंड मिलीना। इरोजी में क्या होगा कि आफ्टर 2 or more days आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। मिलीना होता है कि ब्लड इन स्टूल। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में इसको क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे एनपीओ स्टेटस टू रेस्ट जीआईटी ट्रैक फॉर 6 days। एनपीओ होता है कि मतलब नथिंग फॉर ओरल, यानी कि फॉर ऑलमोस्ट 6 to 12 आवर्स के लिए पेशेंट को एनपीओ रखेंगे। एनपीओ क्या, आपने उसने ओरली कुछ भी नहीं लेना। उससे क्या होगा कि आपका जो स्टमक है उसको रेस्ट मिलेगी और आपकी जो मिकोजल लाइनिंग है स्टमक की वो रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप ओरली लेते जाएगा पेशेंट तो क्या होगा कि वो उसको स्टिमुलेशन मिलेगी गैस्ट्रिक स्टमक को, तो क्या होगा कि दोबारा एसिड पेप्सिन वगैरह रिलीज होंगे जो मजीद डैमेज करेंगे म्यूकस को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पेशेंट को एनपीओ रखना है। उसके लिए क्या फिर करेंगे, क्योंकि पेशेंट ओरली नहीं ले रहा तो उसको इंट्रावेनस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दिए जाते हैं थ्रू आईवी, तो ताकि वो अब उसकी न्यूट्रिशन नीड्स को पूरा किया जा सके। उसके बाद मेडिकेशन में प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स देते हैं। प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स मोस्टली जीआईटी में यही मेडिसिन यूज होते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये सारे आपके एक कुछ जो है वो ये इनका काम यही होता है कि आपकी जो म्यूकस लाइनिंग है उनको प्रोटेक्ट करते हैं और एसिड सेक्रेशन जो है उसको कम करते हैं। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे फार्मा में। तो प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये 2 मेन ड्रग्स हैं जो इसमें यूज होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इफ गैस्ट्राइटिस फ्रॉम क्रोसिव सब्सटेंस, यानी कि अगर ये क्रोसिव सब्सटेंस यानी कि कोई एसिडिक सब्सटेंस की वजह से चली गई है जो आपके स्टमक में चली गई है, तो फिर क्या किया जाता है कि गैस्ट्रिक लेवाज किया जाता है। गैस्ट्रिक लेवाज क्या होता है कि आपके जो स्टमक है उसको वॉश किया जाता है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आपके स्टमक में पास की जाती है, फिर उसमें नॉर्मल लाइन के साथ स्टमक को वॉश किया जाता है और उस ताकि वो जो सब्सटेंस है उसको निकाल लिया जाए। ये थी इसकी मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने पेशेंट को एनपीओ रखना है 6 to 12 आवर्स के लिए और इंट्रावेनस और इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड देने हैं थ्रू आईवी। मेडिकेशन में आपने प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देने हैं। और अगर ये कोरेसिव होगा तो आपने क्या करना है, गैस्ट्रिक लिवाज। ठीक है, मैनेजमेंट क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस is a progressive disorder beginning with superficial inflammation and lead to atrophy of gastric tissue। यानी कि एक्यूट होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, लेकिन जो क्रोनिक है वो प्रोग्रेसिव यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, वो इमीडिएट होती है एक्यूट, और क्रोनिक जो है वो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होती है। और ये स्टार्टिंग में सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन होती है लेकिन इसके आहिस्ता आहिस्ता एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक टिश्यू भी हो सकती है। अच्छा, क्रोनिक को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए होता है कि टाइप ए इज कॉज्ड बाय योर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉइंग स्टमक सेल्स, लॉस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन सिक्रीशन। टाइप ए में ये क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे स्टमक सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से, क्योंकि स्टमक सेल्स का एक्चुअली फंक्शन यही होता है कि जो म्यूकस लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। स्टमक में डिफरेंट सेल्स हैं, आपने पढ़े होंगे वो जिनका काम यही, पैराइटल सेल्स हैं, चीफ सेल्स हैं। पैराइटल सेल्स में जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसिस होती है, पेप्सिन की सिक्रीशन हो रही होती है स्टमक से, गैस्ट्रिन की सिक्रीशन होती है। तो इन सब का एक्चुअली काम यही होता है कि जो म्यूकस लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन टाइप में ए में ये होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्टमक सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन की सिक्रीशन कम होती है। उसके अलावा पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया होता है। पर्नीशियस एनीमिया इसलिए होता है कि इम्यून सिस्टम हमारा जो स्टमक सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिनका एक काम ये होता है कि वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज करते हैं। पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक में जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है कि विटामिन B12 को वो एब्जॉर्ब करता है। जब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, तो वो उस एनीमिया को हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ये एनीमिया की टाइप्स में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो टाइप ए यानी कि इम्यून सिस्टम हमारे स्टमक सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन की सिक्रीशन नहीं होती और पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया डेवलप होता है ड्यू टू लॉस ऑफ
ड्यू टू डिक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। सेकंड है टाइप बी। टाइप बी जो है ये होती है मोर कॉमन है, विद एजिंग होती है और इसका मेन काज है एच पाइलोरी। ठीक है, टाइप बी में इसका आपने सिर्फ यही रखना है कि एच पाइलोरी जो है इसको मेन कोज करता है, और टाइप ए में इम्यून सिस्टम स्टमक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैनिफेस्टेशन इसके ऑलमोस्ट सेम है। इसमें गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस होगी सबसे पहले, एपिगैस्ट्रिक हैवीनेस नॉट रिलीव्ड बाय एंटासिड, फटीग एसोसिएटेड विद एनीमिया, सिम्पटम एसोसिएटेड विद पर्निशियस एनीमिया, पेरिस्टेसिस एंड लैक ऑफ B12 अफेक्ट नर्व ट्रांसमिशन। अच्छा, इसमें मेन सिम्टम वही है कि गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस होगी, यानी कि आपको एपिगैस्ट्रिक पेन टाइप होगी या डिस्कम्फर्ट फील होगी आपको गैस्ट्रिक एरिया में। उसके अलावा गैस्ट्रिक हैवीनेस फील होगी, क्योंकि आपकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो वो इस वजह से आपको एपिगैस्ट्रिक हैवीनेस फील होगी, यानी कि आपको इस तरह फील होगा कि आपका स्टमक फुल है, एम्प्टी नहीं हो रहा, और वो एंटासिड से भी रिलीव नहीं होगा। उसके बाद पर्निशियस एनीमिया होता है, जिसकी वजह से एनीमिया की सिम्टम शो होंगे, जिसमें फटीग वगैरह है। ठीक है, उसके बाद है ट्रीटमेंट। अगर टाइप बी है तो उसमें क्या करेंगे कि सिम्टोमेटिक करते हैं एच पाइलोरी को। टाइप बी हमने देखा था कि वो होता है एच पाइलोरी की वजह से, तो उसमें क्या करते हैं कि एच पाइलोरी को इरेडिकेट करते हैं। उसके लिए जो ड्रग यूज होती हैं वो हैं मेट्रोनिडाजोल एंड क्लोरिथ्रामाइसिन एंड प्रोटीन पंप इनहिबिटर। ये 3 ड्रग्स कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं, इनके नाम आपने याद करने हैं। अगर टाइप बी है वो एच पाइलोरी की वजह से होता है, उसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है क्लोरिथ्रामाइसिन, और उसके साथ दिए जाते हैं प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स और मेट्रोनिडाजोल। ये थी इसकी ड्रग्स। इसके अलावा कोलैबोरेटिव केयर में आपने फिर क्या करना है कि ये ओवरऑल अगर आपको मैनेजमेंट आएगी गैस्ट्राइटिस की, तो एक दो ड्रग्स के नाम लिख के आपने फिर यहाँ से स्टार्ट करना है कि इसकी मैनेजमेंट में आप करेंगे कि यूजली मैनेज इन कम्युनिटी। फूड सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है कि यानी कि आप फूड जो है टीच फूड सेफ्टी में टू प्रिवेंट एक्यूट गैस्ट्राइटिस फ्रॉम फूड कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया, यानी कि फूड जो है वो आप कंटेमिनेटेड फूड यूज नहीं करनी। Management of acute gastritis with NPO state and then gradual introduction of fluid and glucose and advance to solid fluid। यानी कि इसको फिर आप इस तरह मैनेज करते हैं कि स्टार्टिंग में एनपीओ रखते हैं पेशेंट को, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्लूइड देते हैं, फिर उसके बाद सॉलिड फूड स्टार्ट हो जाती है। और प्रिस्क्राइब मेडिकेशन के बारे में टीचिंग करनी है कि मेडिसिन आपने किस तरह लेनी है। स्मोकिंग इसका काज है, उसको इनहिबिट करना है, और अल्कोहल अब्यूज जो है उसको भी कहना है कि जो अल्कोहल की कंजप्शन कम करें। ये थी इसकी कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट। डायग्नो में इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें सबसे पहले गैस्ट्रिक एनालिसिस किया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखा जाता है। उसके अलावा कुछ लैब टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रेट, रेड ब्लड सेल, यानी कि ये सीबीसी करवा के ये सारी चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि ब्लीडिंग होती है तो उसमें एचबी वगैरह कम हो जाता है, तो इसलिए ये टेस्ट करवाते हैं। और इसके अलावा सीरम B12 लेवल्स देखते हैं, क्योंकि इसमें B12 की क्वांटिटी कम होती है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, तो इसलिए सीरम B12 देखते हैं। उसके अलावा एंडोस्कोपी करते हैं, ताकि वो स्टमक को लाइनिंग को देखा जाए कि वो कितनी परफोरेशन हुई है और ब्लीडिंग कहाँ कहाँ हुई हुई है जीआईटी में। यहाँ तक थी आपकी इसकी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। नर्सिंग प्रोसेस में आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोस बन सकते हैं ऑफ पेशेंट विद गैस्ट्राइटिस। इसमें एंजाइटी हो सकती है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, रिस्क फॉर इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम, डेफिशिएंट नॉलेज और एक्यूट पेन। ये समटाइम क्वेश्चन आ जाता, एक क्वेश्चन आता है मोस्टली कि व्हाट आर द नर्सिंग डायग्नोस ऑफ पेशेंट विद कंडीशन, कोई भी जैसे गैस्ट्राइटिस भी आ सकता है, इसके अलावा कोई भी। तो नर्सिंग डायग्नोस जो भी डिजीज के दिए हैं वो आप लोगों ने एटलीस्ट 5 सबके करने हैं। बाकी यहाँ से नर्सिंग इंटरवेंशन वही हैं कि आपने एंजाइटी को रिड्यूस करना है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, फ्लूइड बैलेंस प्रमोट करना है, पेन को रिलीव करना है, और प्रमोट होम एंड कंटिन्यूटी केयर। यहाँ तक आपने सिर्फ करना है गैस्ट्राइटिस को। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान से सुना इसको। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि गैस्ट्राइटिस क्या है। गैस्ट्राइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस लाइनिंग ऑफ स्टमक। इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो है वो रैपिडली सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर्स है, और ये इसके कोजेज में सबसे पहले आते हैं एनसेड, एस्पिरिन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। उसके अलावा इंजेक्शन ऑफ कोरेसिव सब्सटेंस जैसे अल्कली एसिड, और रेडिएशन और कीमोथेरापेटिक एजेंट्स भी होते हैं।
एक्यूट गैस्ट्राइटिस में एक आगे फर्दर इसको किया जाता है इरोसिव और नॉन इरोसिव में। जो इरोसिव होती है वो डीप टिश्यू डीप डीप होती है। इसमें ये क्या होता है कि ये स्ट्रेस इंड्यूस कॉम्प्लिकेशन होती है। स्ट्रेस इंड्यूस जो भी कंडीशन होती है जैसे बर्न है उसकी वजह से ही होती है। इसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज होते हैं और जो हमारे स्टमक लाइनिंग को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसकी मैनिफेस्टेशन में माइल्ड, मॉडरेट और इरोसिव 3 में किया गया था। माइल्ड में एनोरेक्सिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, बेल्चिंग, डिस्कम्फर्ट, स्वेयर में एब्डोमिनल पेन, हेमेप्सिस और मिलेना होते हैं। और इरोसिव में क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट में आपने इसमें एनपीओ रखना है और उसके बाद मेडिसिन में आपने प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स और H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स देने हैं। और अगर क्रेसिव सब्सटेंस है तो उसके लिए गैस्ट्रिक लिवोज करवाना है। ये था एक्यूट। क्रोनिक जो है वो है प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स है और इसमें सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन होती है स्टार्ट में, जो लीड करती है एट्रोपी ऑफ गैस्ट्रिक टिश्यू को। इसके आगे टाइप्स ए और टाइप्स बी हैं। 2 टाइप्स हैं। टाइप ए जो है वो इम्यून सिस्टम में डिस्टर्बेंस की वजह से होती है और टाइप बी जो है वो ड्यू टू एच पाइलोरी होती है। इसकी मैनिफेस्टेशन में एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, एपिगैस्ट्रिक हैवीनेस और एनीमिया एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगी। ट्रीटमेंट में एच पाइलोरी हुआ है तो उसकी वजह से आपने एंटीबायोटिक्स का एरिथ्रोमाइसिन देनी है और साथ में प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स और मेट्रोनिडाजोल देने हैं। कोलैबोरेटिव केयर में आपने इसमें फूड सेफ्टी का बताना है, एनपीओ का बताना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली फ्लूइड और फिर उसके बाद सॉलिड फूड देनी है और जो कोजेज हैं उनको आपने प्रिवेंट करना है। डायग्नोस में आपने इसके सीपीसी करवाना है, सीरम B12 लेवल्स करवाने हैं और अपर एंडोस्कोपी करवानी है। उसके अलावा डायग्नोस के नाम आने चाहिए, एंजाइटी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम, डेफिशिएंट नॉलेज, एक्यूट पेन। ये 4 से 5 डायग्नोस है। डेफिशिएंट नॉलेज जो है मोस्टली और एंजाइटी ये ऑलमोस्ट आप हर डिजीज में ही ये डायग्नोस बना सकते हैं। ठीक है, डायग्नोस बनाने आपको आते होंगे ना, फर्स्ट ईयर में किए होंगे आपने। और इसके बाद इसके इंटरवेंशन में आपने एंजाइटी को कम करना है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, फ्लूइड बैलेंस को प्रमोट करना है, पेन को रिलीव करना है और होम और कंटिन्यूटी बेस्ड केयर। गैस्ट्राइटिस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। शम्सा अजहर, शम्सा अजहर आवाज आ रही है आपको शम्सा अजहर? यस सर। ठीक है शम्सा अजहर, क्या क्या यस सर। डिस्कस किया हमने ओवरऑल गैस्ट्राइटिस में? मेन आप सिर्फ इसका दे दें। सर आपने गैस्ट्राइटिस बताया। गैस्ट्राइटिस जो होती है वो स्टमक लाइनिंग जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और गैस्ट्रिक म्यूकोसा की। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस के आगे आपने 2 टाइप बताई हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। फिर एक्यूट गैस्ट्राइटिस के आपने फर्दर 2 टाइप बताई हैं, एक इरोसिव होती है और एक नॉन इरोसिव होती है। और फिर आपने क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बताया और फिर आगे इसकी डायग्नोसिस बताई है, मैनिफेस्टेशन बताई है, मैनेजमेंट बताई है और ट्रीटमेंट। ठीक है, ओके। साइमा आरिफ, जी सर। आप मुझे बताएं कि ट्रीटमेंट में हम ओवरऑल गैस्ट्राइटिस में क्या चीजें देखते हैं? सर ट्रीटमेंट में हम लोग जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं और इसके अलावा जो है हाइड्रोजन ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम उसकी जो है वो क्या अगर जो है जैसे कि जो है वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, एच पाइलोरी की वजह से, तो उसको ठीक है, एंटीबायोटिक्स देंगे जिसमें होगी टेट्रासाइक्लिन हो जाएगी, फ्लैजल हो जाएगी। और इसके अलावा एक और थी। ठीक है, गुड, ठीक है। अच्छा है, ओके, आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, वो है पेप्टिक अल्सर। एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए। अच्छा जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारे पास पेप्टिक अल्सर, सेकंड डिजीज जो है वो इसकी डिसऑर्डर ऑफ स्टमक पहले हमने की है।
अब सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज। अच्छा, पेप्टिक अल्सर में ना एक चीज आपने याद रखनी है। पेप्टिक अल्सर वैसे क्या होता है कि मतलब ब्रेक डाउन होते हैं, ओवरऑल इसको हम डिफाइन करें तो पेप्टिक अल्सर में ये होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकस लाइनिंग ऑफ जीआईटी ट्रैक। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टमक की, अगर स्टमक की होगी तो इसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर, अगर ड्यूडिनम की होगी तो इसको हम कहेंगे ड्यूडिनल अल्सर, और अगर इसोफेगस की होगी तो इसको हम कहेंगे इसोफेगल अल्सर। तो ओवरऑल पेप्टिक अल्सर ये होता है कि जो हमारी म्यूकस लाइनिंग है जीआईटी ट्रैक में, उसमें ब्रेकडाउन होती है जिसकी वजह से उसमें अल्सर बन जाते हैं। और ये ड्यूडिनम में हो सकती है, गैस्ट्रिक में हो सकती है, या इसोफेगस में भी हो सकती है। ड्यूडिनल अल्सर जो है वो मोस्ट कॉमन है, और गैस्ट्रिक अल्सर जो है अफेक्ट ओल्डर पर्सन। जो ड्यूडिनल है वो 30 to 55 में होता है, जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो ज्यादा ओल्डर में होता है। कॉमन इन स्मोकर्स, यूजर ऑफ एनसेड अल्कोहल एंड सिगरेट। अच्छा, इसके कोजेज जो है सेम लाइक गैस्ट्राइटिस है। ये भी इन्फ्लेमेशन टाइप होती है, इसमें भी वो स्मोकिंग, एनसेड, अल्कोहल, जो चीजें हमारे म्यूकस जो जीआईटी की म्यूकस को डैमेज करती हैं, वो सारी इसके कोज में आएंगे, जो हमने उसमें डिस्कस किए थे गैस्ट्राइटिस में। पहले सबसे पहले आप लोगों ने इसकी करनी है डेफिनेशन कि ब्रेकडाउन ऑफ द म्यूकस लाइनिंग ऑफ जीआईटी ट्रैक इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। और इसमें अगर अगर ड्यूडिनम की है तो इसको ड्यूडिनल अल्सर कहेंगे, अगर स्टमक की है तो इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, अगर एसोफेगस की है तो इसको एसोफेगल अल्सर कहेंगे। अच्छा, इसकी अब पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले अल्सर और ब्रेक इन मिकोज ऑफ जीआईटी ट्रैक विद एच पाइलोरी। एच पाइलोरी की वजह से हो सकता है ये यूज ऑफ एनसेड। ये दोनों हमने इसको पहले डिस्कस किया है डिटेल में, यानी कि एच पाइलोरी की वजह से क्या होगा कि वो एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक मिकोजा की इफेक्टिवनेस रिड्यूस होगी। एच पाइलोरी का क्या करता है कि ये ओरल टू ओरल या फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है, और एच पाइलोरी इफेक्ट करता है एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टमक, और जिसकी वजह से गैस्ट्रिक मिकोजा जो है वो डैमेज होते हैं। इसके अलावा एनसेड जो है उनका काम हमने देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है। तो एनसेड अगर हम यूज एनसेड एक्चुअली ये क्या काम करता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज होता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट रखता है। इसके अलावा क्रोनिक में भी हो सकता है, जिसमें अगर कोई ट्रोमा, इन्फेक्शन, फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, ये भी इसको पेप्टिक अल्सर को कोज कर सकती है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में आपने यही रखना है कि अगर एक तो एच पाइलोरी की वजह से हो सकता है, एनसेड की वजह से हो सकता है, ये क्रोनिक में जैसे कोई ट्रोमा, इन्फेक्शन, फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। अच्छा, अब इसकी आती हैं सिम्टम्स। ये सब्जेक्टिव, सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा, यानी कि इसमें आएंगे सबसे पहले पेन स्टार्ट होगी पेशेंट को। इसमें ना पेन को आपने याद रखना है, इस गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर में हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेस ऑफ पेन। ड्यूडेनल अल्सर में ये क्या होता है कि जब पेशेंट ये खाना खाता है तो उसके बाद उसको पेन जो है occur 1 to 3 hours after meal and may awaken patient from pain. Pain is relieved by food and acid or vomiting. ड्यूरिन अल्सर में ये होता है कि फूड के बाद जो पेन है वो रिलीव हो जाती है, या अगर हम एंटी एसिड या वोमिटिंग होती है तो उसके बाद पेन रिलीव हो जाती है। लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें आफ्टर मील्स पेन जो है वो ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज होती है। ड्यूडिनल में पेन रिलीव होती है, गैस्ट्रिक में ज्यादा होती है, क्योंकि गैस्ट्रिक में वो गैस्ट्रिक एंजाइम की सेक्रेशन ज्यादा होती है, वो स्टमक को एग्जैजरेट करते हैं, जिसकी वजह से पेन जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो ड्यूडिनल में पेन जो है वो आफ्टर मील जो है वो रिलीव होगी, गैस्ट्रिक में इंक्रीज होगी। अच्छा, बुक में एक टेबल है डिफरेंस बिटवीन ड्यूडिनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने करना है, इन दोनों का डिफरेंस अक्सर आता है। तो सबसे पहली सिम्टम है पेन। इसकी पेन का आपने साथ में एक्सप्लेन भी करना है कि ड्यूडेनल में किस तरह की होती है और गैस्ट्रिक में किस तरह की होती है। उसके अलावा इसमें होती है नोजिया, वोमिटिंग, बेल्चिंग, डिस्पेप्सिया, ब्लोटिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एनोरेक्सिया, हेमेप्सिस और मिलेना में आल्सो अकर। नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस मोर कॉमन विद गैस्ट्रिक अल्सर। तो सारे सिम्टम वही हैं जो हमारे नॉर्मल स्टमक में डिस्टरबेंस की वजह से आते हैं, जो गैस्ट्राइटिस में हमने डिस्कस किया। क्योंकि प्रॉपर इसमें डाइजेशन नहीं हो रही, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो आपको नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी,
नोजिया होता है कि मतलब फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, बेल्चिंग, डिस्पेप्सिया यानी कि इंडाइजेशन होगी, ब्लोटिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एनोरेक्सिया, हेमेप्सिस और मेलेना। ये आपने इसमें और गैस्ट्राइटिस में एक ही वो ये पेन का सिर्फ इसमें बताना है, बाकी सारे सिम्टम वही हैं जो आपने गैस्ट्राइटिस में की हैं। ठीक है, चल सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा था, फिर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में फिर क्या होगा कि एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, टेंडरनेस यानी कि जब भी वो एपिगैस्ट्रिक एरिया में अगर उसको पल्पेट किया जाएगा तो वहाँ पेन फील होगी। पैसेज ऑफ टेरी स्टूल्स रिजल्टिंग फ्रॉम ओकुलर ब्लड लॉस, यानी कि जो स्टूल्स है उनका कलर टेरी कलर का होगा। सक्सेशन स्प्लैश, सक्सेशन स्प्लैश ये होता है कि डिस्क्राइब साउंड ऑब्टेन बाय शेकिंग एन इंडिविजुअल हु हैज फ्री फ्लूइड एंड एयर गैस इन होलो ऑर्गन और बॉडी कैविटी। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपके जो गैस्ट्रिक है, स्टमक है और ड्यूडेनम है, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो जब हम इसको मूव करते हैं एपिगैस्ट्रिक एरिया को, तो एक साउंड आती है जिसको हम कहते हैं सक्सेशन स्प्लैश। उसके अलावा इसमें आप लोगों ने कुछ भी सिम्टम नहीं करने। अच्छा, यही थे इसके मेन सिम्टम। सबसे पहले पेन होगी, अगर ड्यूटेनल अल्सर होगा तो उसमें आफ्टर मील जो है वो रिलीव होगी या एंड ऐसे लेने के बाद रिलीव होगी। गैस्ट्रिक अल्सर जो है उसमें ये आफ्टर मील जो है वो एग्जैबरेट होगी यानी कि ज्यादा होगी। इसके बाकी जो है नोजिया, वोमिटिंग, बेल्चिंग, डिस्पेप्सिया, ब्लोटिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, वो सारी नॉर्मल सिम्टम जो गैस्ट्राइटिस की वो होगी। उसके बाद एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस होगी। अच्छा, क्लास एंड होगी तो आपने दोबारा ज्वाइन कर लेनी है। और उसके बाद पैसेज ऑफ टेरी स्टूल्स और सक्सेशन स्प्लैश, ये हैं इसके मेन सिम्टम्स। सिम्टम क्लियर है सबको पेप्टिक अल्सर का? यस सर, क्लियर है। सक्सेशन स्प्लैश रिपीट कर दें। सक्सेशन स्प्लैश मैंने आपको बताया है कि एक साउंड होती है जब क्योंकि इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है गैस्ट्रस स्टमक में और ड्यूडेनम में, तो जब उसको शेक किया जाता है तो एक साउंड आती है, उसको हम कहते हैं सक्सेशन स्प्लैश। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो दोबारा ज्वाइन करना है आप लोगों ने। इसके बाद ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा, ये सारे हो गए। उसके बाद हमने करना है डिफरेंशियल डायग्नोस। डिफरेंशियल डायग्नोस में एक मिनट दोबारा ज्वाइन कर लें आप लोग, ठीक है।